First of all, I would like to welcome all the students of 12th Commerce for the online lecture series for the subject of Organization of Commerce and Management. Uh, आज यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसी में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फायोल। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ट्वेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ट्वेल्थ में तो आपको पूछेगा ही। इसके अलावा आगे अगर आप एफवाई में देखोगे तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन है सीपी सब्जेक्ट में यानी कॉमर्स पेपर नाम के सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर आप बीएमएस करते हो तो वहां भी आपको ये सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले कि मैं हेनरी फायल के प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, पहले मैं हेनरी फायल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहाँ जो हम लोग बातें देखेंगे, आप इन बातों को इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक होता है, जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आंसर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें इंट्रोडक्शन में आप ये थोड़ी सी बातें डाल सकते हैं। तो हेनरी फायल कौन थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए हेनरी फायल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। माइनिंग इंजीनियर के तौर पर उन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और एक इंडस्ट्री में ही वाज वर्किंग एज अ मैनेजर। मैनेजर के रूप में काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और काफी एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहे और इसी वजह से वो मैनेजर से लेकर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन तक सरवाइव कर पाए उस ऑर्गेनाइजेशन में। ड्यूरिंग द इंटायर करियर ऑफ मिस्टर हेनरी फायल ने हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। हमेशा वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कह लीजिए अपने एम्प्लॉय यानी सबॉर्डिनेट्स के ऊपर हमेशा कोई ना कोई सोशल या फिर कह लीजिए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, मैनेजेरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे और उसके बेस पर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स या कुछ ना कुछ कह लीजिए आप जो एक कॉमन चीजें होती है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे जिसके द्वारा मैनेजमेंट को और इम्प्रूव किया जा सके, मैनेजमेंट को आप कह लीजिए कि और बेहतर बनाया जा सके। वो हमेशा इस चीज को ट्राई करते थे। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ कॉमन बातों को ढूंढा और उनको कंबाइन किया जिसको उन्होंने नाम दिया 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी एक बुक थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी बुक में उन्होंने अपने फर्स्ट टाइम इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया। इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। गाइस, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी अगर मैनेजमेंट यूज कर रहे हो तो वहां पर ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई होते ही हैं। सारे के सारे प्रिंसिपल एक साथ अप्लाई होंगे ऐसा नहीं है, राइट? ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, ये प्रिंसिपल दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिविजुअली और कंबाइनिंगली ये प्रिंसिपल्स जो है वो कैसे ना कैसे अप्लाई होते ही रहते हैं। क्योंकि मिस्टर हेनरी फायोल ने मैनेजमेंट की फील्ड में इतना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारी थ्योरीज प्रेजेंट की, 14 प्रिंसिपल प्रेजेंट किए। यही रीजन है कि हेनरी फायोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। याद रखिए, आप कंफ्यूज होंगे, आपको फिलअप के लिए हमेशा पूछता है डैश इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, यू हैव टू राइट हेनरी फायोल। या फिर आपको पूछ सकता है हेनरी फायोल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डैश, तो आपको वहां लिखना है मॉडर्न मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर एक और ऑथर हम लोग आगे देखेंगे जिनका नाम है F.W. टेलर। तो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और हेनरी पायोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स है वो प्रेजेंट किए। इनके स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट एक्शन में हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। तो कौन से वो 14 प्रिंसिपल है, कौन से वो गोल्डन प्रिंसिपल है, लेट्स सी, एक एक करके देखते जाएंगे हम लोग। तो ओके, ओवरऑल द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिवीजन ऑफ वर्क। देन देयर इज principle of authority and responsibility, principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordination of individual interest to organization interest, principle of centralization, simultaneously similarly principle of remuneration, scalar chain, principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure, principle of initiative, principle of split decrop.
तो ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए अगर पूछता है, गाइज ये आपका नया सिलेबस है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए भी पूछे। पहले ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछता था। अगर आपको 10 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको 10 टू 12 प्रिंसिपल लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको 7 प्रिंसिपल जो है वो लिखने हैं। बाकी प्रिंसिपल अगर आप चाहो तो सिर्फ लिख दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, बट जो 7 प्रिंसिपल है आपको विथ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 14 प्रिंसिपल है, दिस 7 एंड दिस 7, हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक बात गाइस आप समझ लीजिए, एक इंडिविजुअल हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। ये जैसे कि आप लोगों में ही देख लीजिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अकाउंट बहुत स्ट्रांग होगा, तो हो सकता है किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है अगर कोई ओसी में अच्छा है तो हो सकता है कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा है। तो होता क्या है कि हम लोगों का कोई एक दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, एक दो सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है। यही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो हर एक एम्प्लॉय हर एक एक्टिविटी में एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए बनाया गया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहा जाता है कि जो वर्क है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। आप एक एक्टिविटी को, एक काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लाइक मान लीजिए टेक्निकल वर्क, फाइनेंशियल वर्क, कमर्शियल वर्क, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजरियल वर्क। इस तरीके से आप क्या कीजिए, जो भी आपका काम है उसको आप अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर लीजिए। अब जो पर्सन के अंदर उस काम को करने की कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज है, जिस भी पर्सन में उस काम को परफॉर्म करने की क्वालिटीज है, लाइक मान लीजिए मैंने मेरे काम को टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल रूप से डिवाइड कर लिया। मैं देख रहा हूँ कि साक्षी जो है वो फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इनको फाइनेंशियल एक्टिविटी दे दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि अभिषेक जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उसको कमर्शियल दे दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बेबी जो है वो मान लीजिए सिक्योरिटी ऑपरेशन एक्टिविटी में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उन्हें वो एक्टिविटी दे दूंगा। तो इस तरीके से आप कह लीजिए कि आप एज पर द क्वालिटी ऑफ पीपल, एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, आप ओवरऑल वर्क को डिवाइड करते हैं, ओवरऑल वर्क को आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इससे होता क्या है, देखिए मान लीजिए अगर साक्षी अगर फाइनेंस में स्ट्रांग है और उसको मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी दूंगा, तो ऐसे में वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे उनका इफिशियंसी जो है वो इम्प्रूव होगा। ऐसे इफिशियंसी इम्प्रूव होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय जो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको बढ़ा पाएगा, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को हाई कर पाएगा। गाइज एक बार मैं देख लेता हूँ कोई और अगर विंडो पर है तो। डिवीजन ऑफ में जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल में क्या कहा गया, देखिए अगर मैं आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दूं और मैं आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो ना दूं, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जो आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों एक बैलेंस होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बैलेंस नहीं है तो जो आपके एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये जरूरी है। सो इट इज नेसेसरी, आप कह लीजिए इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन, काम को सही तरीके कह लीजिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स टुगेदर, आप कह लीजिए हमेशा साथ में होते हैं। ये क्या कहा गया, अगर एक मैनेजर को आप अथॉरिटी देते हो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में आप कह रहे हो कि टास्क कंप्लीट करो, लेकिन उस अथॉरिटी तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क। देखिए अगर आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करता, मतलब आपका जो मैनेजर है वो अथॉरिटी उससे सही से इस्तेमाल नहीं किया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर को आपने अथॉरिटी दी है, तो वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर फिर भी अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरा नहीं कर रहा है, गोल को अचीव नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा है। गाइस कहा जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्यों बैलेंस होना चाहिए, अगर आप अथॉरिटी ज्यादा दोगे तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो जो मैनेजर है वो अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दोगे, अथॉरिटी कम दोगे, तो वो अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ही नहीं कर पाएगा, वो
ट्रस्टेड हो जाएगा, आप कह लीजिए। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक्चुअली क्या कहते हैं? देखिए फाइल कहते हैं कि डिसिप्लिन इज अ मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा इसेंशियल है, आप कह लीजिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ओबे करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो एम्प्लॉय जो है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो अफेक्ट करेगा। मान लीजिए अगर मैं कह लेता हूँ कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मर्जी से काम कीजिए, कुछ एम्प्लॉय जो है वो शायद इस चीज को समझते हुए खुश होकर ज्यादा काम करें, बट कुछ एम्प्लॉय इसका मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर डिसिप्लिन है तो आप अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर पाओगे, कह लीजिए। डिसिप्लिन इफेक्टिव लीडरशिप से क्रिएट होता है। प्रॉपर डिसिप्लिन अगर है तो लीडरशिप क्रिएट होगी, प्रॉपर लीडरशिप है तो डिसिप्लिन अल्टीमेटली आ जाएगा। तो ये दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहा गया? देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर को समझ में आना चाहिए, इस तरीके से रूल्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। और जो रूल्स बनाए गए हैं द वर्कर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे देम, उन रूल्स को फॉलो करे, ये जरूरी है। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन खाली लोअर लेवल में हो या खाली टॉप लेवल में, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हर जगह पर डिसिप्लिन कंपलसरी है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की मतलब क्या होता है? मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए आप। ऐसा कहा जाता है टू कुक स्पॉइल द फूड। देखिए मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आपको योगेश सर कह रहे हैं कि 11 बजे लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का, मैं भी कह रहा हूँ कि 11 बजे लेक्चर होगा ओसी का, तो आप कौन सा अटेंड करोगे? आप योगेश सर की सुनोगे या मेरी सुनोगे? तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और दोनों भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब अगर जो कमांड आपको मिल रहा है, अगर एक से ज्यादा जगह से कमांड मिले। आवाज नहीं आ रहा है? चलिए तो बात करते हैं। हेलो, अभी आप लोग ऑडिबल हो? म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या कहा गया कि आपको जो भी डायरेक्शन देना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर हम सब लोग एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप काम कर रहे हैं सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, सबका मकसद एक होना चाहिए। व्हेन देयर इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ अगर होगा, सब लोग अगर एक ही गोल के लिए आगे बढ़ेंगे तो ओवरऑल वो गोल जल्दी अचीव होगा, वो जो भी प्लान है वो जल्दी अचीव होगा। इसीलिए कहा गया कि मैनेजर जो है वो सिंगल प्लान बनाना चाहिए और उसी प्लान को सारे लोग जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या कहा जाता है? बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड बेस्ड ऑन अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग। क्या कहा गया? एवरीथिंग शुड बी एट अ राइट प्लेस। जो भी चीजें हैं वो सही जगह पर होना जरूरी है, जिस चीज की जगह जो है वो होना चाहिए। या तो एवरीथिंग शुड बी एट अ राइट प्लेस, ऐसे कहा जाता है जो भी चीजें हैं वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पर अवेलेबल होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो स्टॉक में हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए तो रॉ मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स जो भी है वो सारे के सारे होना चाहिए। इससे आपका मैक्सिमम इफिशिएंसी क्रिएट होता है। तो राइट थिंग एट अ राइट प्लेस ऑन अ राइट जॉब, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ये ध्यान में रखना होता है आपको। जो भी फिजिकल या ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सही समय पर अवेलेबल होगा तो ही वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सकोगे आप। जिस चीज की जगह जहाँ है वो वही होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर हर इंप्लॉय सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूबने वाला है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका पर्सनल बेनिफिट।
और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट। तो what you have to do, you have to subordinate your individual interest to the organization interest। यानी कि आपको पहले अपने बारे में नहीं सोचना है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो बेनिफिट है, आपको नीचे रखना है। पहले आपको सोचना है अगर किसी के बारे में, तो वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको कम इंपॉर्टेंस होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, एट अ टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए 8 से 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तो यस, यू हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स। आप सिर्फ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। आपको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, देन अपने खुद के बारे में सोचना है। Similarly, employee should protect the interest of the organization first to his personal interest। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, देन अपने बारे में सोचोगे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, इन एवरी गेम प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच। अभी आप एक क्रिकेट टीम का मैच देख लीजिए, कितना रन मारना है बैट्समैन ये नहीं सोचता, बैट्समैन ये सोचता है कैसे मुझे जीतना है। तो विनिंग जो है वो जरूरी है, विनिंग द मैच, ये ग्रुप इंटरेस्ट हो गया। और सिर्फ अगर रन्स के बारे में सोचेंगे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में सोचेंगे, तो वो जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्लेयर्स यहाँ पर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में ना सोचते हुए गेम विनिंग के बारे में सोचते हैं, दैट इज द ग्रुप इंटरेस्ट आप कह सकते हो। यही बताया गया है कि आपको पहले ओवरऑल ग्रुप के बारे में सोचना है, देन अपने खुद के बारे में। देन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में क्या कहा जाता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो एक अथॉरिटी द्वारा लिया जाना चाहिए। जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक अथॉरिटी के पास में होना चाहिए। इससे होता क्या है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली अगर एक ही अथॉरिटी अगर पूरे चीजों को मैनेज करने का डिसीजन लेती है, तो वहां पर एक यूनिटी आता है, आप कह लीजिए एक होमोजेनिटी आता है, जिसकी वजह से चीजें आसान हो जाती है। एक कॉमन तरीका जो है वो सारे लोग अगर यूज करते हैं तो चीजें सिंपल हो जाती है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, सेंट्रलाइजेशन सिर्फ स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ही पॉसिबल है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ना इस्तेमाल होते हुए आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे आप अगर रिलायंस ग्रुप की बात करोगे, तो रिलायंस ग्रुप का रिलायंस फ्रेश अगर भिवंडी में है, तो इसमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो इसके लिए मुकेश अंबानी को नहीं पूछा जाता। जो रिलायंस फ्रेश का जो मैनेजर होगा, जो रिटेल मैनेजर है, वो ही सारे डिसीजन लेता है। हाँ, जो बड़े डिसीजन है सिर्फ वो मुकेश अंबानी तक बताए जाते हैं, बाकी जो छोटे डिसीजन है मैनेजरियल लेवल पर मैनेजर खुद लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। तो गाइस इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज करना है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना है। तो ये दोनों बातें आपको पता होना जरूरी है। बेसिकली याद रखिए, जो सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो साइज, नेचर ऑफ एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ही होगा। तो इन सारी चीजों के बेस पर आप डिसाइड करते हो कि आपको सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। क्या कहा जाता है इसमें, हम लोग कहते हैं कि एम्प्लॉय शुड गेट फेयर रेम्यूनरेशन। देखिए एक्चुअली जब तक आपका एम्प्लॉय फाइनेंशियली सेटिस्फाई नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, वो ज्यादा समय के लिए आपसे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अगर आपको अपने एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ कर रखना है, रिटेन करना है अगर एम्प्लॉय को अपने साथ में, तो उसके लिए फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो जरूरी है। फेयर रेम्यूनरेशन आपके एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी और उसकी इफिशियंसी पे काम करती है, उसको इम्प्रूव करती है। आप कह लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं आपसे काम करवाता जा रहा हूँ लेकिन आपको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप बहुत देर तक मोटिवेट नहीं रहोगे, कुछ समय बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और उसका इफेक्ट मेरी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी पर होने वाला है। तो एम्प्लॉय को जब आप रेम्यूनरेशन दोगे तो आप उसकी स्किल, एक्सपर्टी, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करोगे, और उसके बेस पर आप उसको रेम्यूनरेशन देने वाले हो। नेक्स्ट आता है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप थोड़ा सा इसको समझ कर चलिए। देखिए आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है,
उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं, फिर लेबर होते हैं। ये जो ओवरऑल हम लोगों ने टॉप टू बॉटम देखा, ये होता है चेन, जिसको हम लोग यहाँ पर आप कह लीजिए स्केलर चेन भी कहते हैं। ओवरऑल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो इस चेन में ही होगा। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्डर देगा मैनेजर्स को, मैनेजर्स ऑर्डर देंगे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स ऑर्डर देंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ऑर्डर देंगे लेबर को। ये हो गया फ्लो ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो इस तरीके से, कमांड जो है वो इस तरीके से फ्लो होगा। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट करनी है तो लेबर रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइजर को, बॉटम टू टॉप जाएगा वो। लेबर रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स रिपोर्ट करेंगे मैनेजर्स को, एंड देन फिर वो जो टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर है उस तक बात जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो फ्लो दिखाया गया है, ए टू बी, देन बी टू सी, एंड देन सी टू डी। ये जो फ्लो है, ये फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपका फ्लो है, या मान लीजिए ये जो आपका, तो आपका ये जो फ्लो है ए बी सी डी, या फिर मान लीजिए जो आपका ये वाला फ्लो दिख रहा है आपको, जो ए ई एफ जी, तो ये जो दोनों फ्लो है इसे हम लोग चेन और स्केलर चेन कहते हैं। यानी कि ए जो है वो कमांड देगा बी को, बी कमांड देगा सी को, सी कमांड देगा डी को, ए कमांड देगा ई को, तो ई कमांड देगा एफ को। यहाँ पर ई जो है वो बी को कमांड नहीं दे सकता, ई जो है वो सी को कमांड नहीं दे सकता, इसको कहते हैं स्केलर चेन। लेकिन कुछ केसेस में भी क्या हो गया है, ये आप कह लीजिए हॉरिजॉन्टली भी चलता है वर्टिकली के रेदर देन। तो जब ये हॉरिजॉन्टली चलेगा, यानी सी जहां पर कमांड दे सकता है एफ को भी, जी को भी, तो इसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। तो दो कॉन्सेप्ट होता है, स्केलर चेन जिसमें आप कह लीजिए एक वर्टिकल फ्लो होगा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और दूसरा होता है गैंग प्लैंक जिसमें किसी भी फ्लो में जो ऑर्डर या रिपोर्ट्स है जो वो आप कह लीजिए फ्लो हो सकते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी, आप बात कर लीजिए जो आपका डी है, communication between D and P should flow through the proper hierarchy। आप कह लीजिए जो प्रॉपर हायरार्की है उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन जाना चाहिए। डी और जी की बात कर लीजिए, पी नहीं आएगा यहाँ पर, जी है कह लीजिए आप। तो डी और जी के बीच में जो होगा वो प्रॉपर हायरार्की नहीं होगी। यहाँ पर इमरजेंसी में गैंग प्लैंक जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो वहां पर गैंग प्लैंक आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जब भी आप उनको अथॉरिटीज डेलीगेट कर रहे हो, या जब भी आप उनको कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी चीज पे कर रहे हो, इट शुड देयर शुड बी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रॉपर आप कह लीजिए फेयर एंड फ्रेंडली वे हो जो है सबॉर्डिनेट के साथ में यूज करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म आपने सुना होगा, ये टर्म आपने सुना होंगे, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। यानी कि आप जिसको पसंद करते हैं, मान लीजिए कि मैं अभिषेक आपके लीजिए अभिषेक को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। अभिषेक जो है वो मेरा मान के चलिए कि बहुत चहीता एम्प्लॉय है, तो मैं उसको ज्यादा पेमेंट देता हूँ। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बेबी अगर चहीती एम्प्लॉय अगर नहीं है तो मैं उसका पेमेंट कट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जो है वो आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से आप कह लीजिए एम्प्लॉय के बीच में कोई भी अनइक्विटी यूज नहीं करना चाहिए। सारे एम्प्लॉय को आपको इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। सारे एम्प्लॉय को जब भी आप उनका सजेशन ले रहे हो, या जब भी आप एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, जब भी आप एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट आप उनको सारी बेनिफिट दीजिए। एम्प्लॉय के वर्क के अकॉर्डिंगली आप उनको बेनिफिट दीजिए। इक्विटी से होता क्या है, इट हेल्प्स अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। देन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्पररी लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप सोचते हो यार मैं तो टेम्पररी लेवल पे हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्यों सोचूं। इसीलिए अगर आप अपने एम्प्लॉय का टेन्योर यानी जो पीरियड ऑफ वर्क है वो अगर स्टेबल कर दो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को परमानेंट कर दो, तो ऐसे में एम्प्लॉय में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। वो उनको फील होता है कि यार हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, हमसे ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो है, यानी कि आपके एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भागते हैं वो कम हो जाएगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉय का जो जॉब है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आप कह लीजिए एम्प्लॉय का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या होता है, देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करे कि एम्प्लॉय न्यू आइडियाज लेकर आए। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा कोई मैनेजर है, मान लीजिए साक्षी मुझे कहती है कि सर हम लोगों को एक न्यू ब्रांच ओपन करना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ नहीं साक्षी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो साक्षी नेक्स्ट टाइम मुझे कोई आइडिया प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जब भी आपका मैनेजर या आपका कोई भी एम्प्लॉय कोई भी आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, कोई आइडिया लेकर आ रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यूज करना है, यानी कि आपको उसके आइडिया को वेलकम करना है, और अगर वो आइडिया इफेक्टिव है तो आप उसको जो भी पर्टिकुलर बेनिफिट्स है या जो मान लीजिए जो इंसेंटिव्स वगैरह है वो दीजिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम में और इम्प्रूव आइडियाज जो है वो प्रेजेंट कर सके। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कह लीजिए कि मैनेजर को जो सारे आइडियाज दिए जाते हैं वो वेलकम करना चाहिए, और उनके बेस पर जो भी डिसीजन है न्यू आइडियाज रिगार्डिंग वो कंडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डी क्रॉप। स्प्लिट डी क्रॉप जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज कॉल्ड एज टीम वर्क। गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला आदमी पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेकर नहीं चल सकता है। टीम का कैप्टन खाली अकेले जीत नहीं दिला सकता। धोनी अगर चाहे तो भी अकेले जीत नहीं दिला सकता, उसके लिए बाकी प्लेयर्स का साथ देना जरूरी है। तो जब तक टीम स्प्रिट नहीं होगा, स्प्लिट डी क्रॉप जब तक नहीं होगा, तब तक आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव नहीं होने वाला है। स्प्लिट डी क्रॉप का मतलब ही होता है यूनियन इज एन स्ट्रेंथ। आप कह लीजिए कि मिलकर, यूनिटी में ही आप कह सकते हो, एकता में शक्ति कहते हैं ना हम लोग। तो मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। इफ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज ए यूनियन, सारे एम्प्लॉय अगर आप मान लीजिए यूनियन के रूप में काम करते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो ऐसे केस में जो भी डिफिकल्टीज है आप सारे डिफिकल्टीज को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो लीडर होता है, मैनेजर जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही हैज टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉय, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजीली अचीव कर पाओगे। तो गाइस, ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे हेनरी फायोल के, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ दे आर सपोर्टिव टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो देखने वाले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजों में आप देखोगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह पे यूज होने वाले हैं। तो बेसिकली दिस वाज अबाउट द 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।